हेलो दोस्तों, रिवीजन फर्स्ट में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे स्वतंत्र भारत की राष्ट्रीय औद्योगिक नीतियाँ। जितनी भी स्वतंत्रता के बाद औद्योगिक नीतियाँ आई हुई हैं उन सभी को हम देखेंगे आज। तो पहली औद्योगिक नीति 1948 में आती है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे आई थी और तत्कालीन उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। यह नीति 1900 और राष्ट्रीय औद्योगिक नीति 1948 मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना पर आधारित थी। इस नीति में क्या कहा गया था कि विदेशी पूंजी का कम से कम उपयोग करना था और घरेलू संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना था। क्योंकि भारत उसी टाइम स्वतंत्र हुआ था, इसलिए जो है उन्होंने बोला कि विदेशी पूंजी का कम से कम उपयोग करना था और घरेलू संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना था। औद्योगिक विकास में राज्य की भूमिका को रेखांकित किया गया था। इस औद्योगिक नीति में राज्य की भूमिका को रेखांकित किया गया था। औद्योगिक विकास में उद्योगों को 4 भागों में विभाजित किया गया था। उद्योगों को इसमें 4 भागों में विभाजित किया। पहले थे राज्य अधिकृत वर्ग के, पहला 4 वर्ग थे इसमें। तो पहला था राज्य अधिकृत वर्ग, दूसरा था राज्य नियंत्रित वर्ग, तीसरा था मिश्रित वर्ग और चौथा था निजी वर्ग। 4 भागों में विभाजित किया गया था। दूसरी औद्योगिक नीति आती है 1956 में। ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तभी उसी टाइम आई थी और इस सेकंड FYP में आई थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आई थी। उस टाइम द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आई थी। उस टाइम तत्कालीन उद्योग मंत्री जवाहरलाल नेहरू ही थे। जो उद्योग मंत्रालय था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास ही था। और इसका जो स्वरूप था औद्योगिक नीति 1956 का, ये समाजवादी स्वरूप था इसका। इस नीति को भारत का आर्थिक संविधान या राज्य पूंजीवाद की बाइबिल माना जाता है। इसको राज्य पूंजीवाद की बाइबिल माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे भारत का आर्थिक संविधान या राज्य पूंजीवाद की बाइबिल माना जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र को विकास का वाहक बनाया गया था। औद्योगिक नीति 1956 में सार्वजनिक नीति को विकास का वाहक बनाया गया था। इसमें कठोर लाइसेंसिंग प्रक्रिया अपनाई गई थी 1956 में और उद्योगों को 3 सूची में विभाजित किया गया था। इसमें 3 सूची थी। तो आ सूची में आवासा 3 सूची थी। आ सूची में 17 उद्योग थे, ब सूची में 12 उद्योग थे और जो अन्य उद्योग थे, अन्य सभी उद्योग स सूची में डाले गए थे। इस नीति ने 1991 तक उद्योगों के संबंध में सरकार की नीति के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान किया है। 1956 जो औद्योगिक नीति थी, इसमें 1991 तक के उद्योगों के संबंध में सरकार की नीति के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान किया था। अब तीसरी औद्योगिक नीति आती है 1977 में। ये मोरारजी देसाई की सरकार में, जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे तब उस टाइम आई थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना में आई थी। औद्योगिक नीति 1977 5वीं पंचवर्षीय योजना में आई थी। इस टाइम उद्योग मंत्री तत्कालीन उद्योग मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज थे। जॉर्ज फर्नांडीज तत्कालीन उद्योग मंत्री थे। इस नीति में ग्रामीण विकास व कृषि आधारित उद्योगों के विकास पर विशेष बल दिया गया था। ग्रामीण विकास और कृषि आधारित उद्योगों पर विशेष बल दिया गया था। और औद्योगिक नीति 1977 में जिला औद्योगिक केंद्र और अति लघु क्षेत्र की अवधारणा का विकास हुआ था। 1977 औद्योगिक क्रांति में जिला औद्योगिक केंद्र और अति लघु क्षेत्र की अवधारणा का विकास हुआ था। और जिला औद्योगिक केंद्र, ये PYQ में पूछ चुका है, PYQ में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें जिला औद्योगिक केंद्र की अवधारणा और अति लघु क्षेत्र की अवधारणा का विकास किया गया। चौथा पॉइंट है लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देना है। लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रभावी ढंग से बढ़ावा दिया गया इसमें। और इसका नारा था गांव की ओर चलो, गांव का विकास करो। ये भी PYQ में पहुंच चुका है। 1977 औद्योगिक क्रांति का नारा है गांव की ओर चलो और गांव का विकास करें। अगली औद्योगिक नीति आती है 1988। ये इंदिरा गांधी सरकार, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस टाइम आई थी। 6वीं पंचवर्षीय योजना में आई थी। 6वीं पंचवर्षीय योजना में आई थी। उस टाइम तत्कालीन उद्योग मंत्री चरणजीत सिंह चेन्ना थे। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस टाइम उद्योग मंत्री चरणजीत सिंह चेन्ना थे। इसका मुख्य उद्देश्य था क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना था। ये इसका मुख्य उद्देश्य था। औद्योगिक विकास केंद्र की अवधारणा आई है। औद्योगिक विकास केंद्र की अवधारणा आई है। राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया अपनाने पर बल दिया गया था। इसी टाइम जो है 14 बैंकों का, बहुत सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया है। और फिर जो है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया था। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है। तो राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया अपनाने पर बल दिया गया है। और इसमें पूर्ण रोजगार सृजन करना था। जो 1980 की औद्योगिक नीति है, इसमें पूर्ण रोजगार का सृजन करना था। विदेशी निवेश नीति और लाइसेंसिंग प्रक्रिया का सरलीकरण इसमें किया गया है। विदेशी निवेश की नीति बनी थी
और लाइसेंसिंग प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया था। इस नीति में आर्थिक संघ की अवधारणा को भी बढ़ावा दिया गया था। आर्थिक संघ की अवधारणा को 1980 की जो औद्योगिक नीति थी, इसमें आर्थिक संघ की अवधारणा को भी बढ़ावा दिया गया था। अब औद्योगिक नीति 1990 देखेंगे। 1990 इस ये विश्वनाथ सरकार, जब डॉक्टर विश्वनाथ प्रधानमंत्री थे उस टाइम आई थी, और इस टाइम तत्कालीन उद्योग मंत्री अजीत सिंह थे। यह औद्योगिक नीति 1977 की प्रतिलिपि माना जाता है। सेम यही क्वेश्चन पूछ चुका है PYQ में कि कौन सी औद्योगिक नीति को 1977 की प्रतिलिपि माना जाता है। तो औद्योगिक नीति 1990 है, इसको जो है औद्योगिक नीति 1977 की प्रतिलिपि माना जाता है। इस नीति में आर्थिक गतिविधियों और विकेंद्रीकरण तथा क्षेत्रीय असंतुलन दूर करना था। इस नीति का जो उद्देश्य था, आर्थिक गतिविधियों का विकेंद्रीकरण करना, क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना था। अगली औद्योगिक नीति आती है 1991 में। ये PN नरसिम्हा राव की सरकार जब प्रधानमंत्री थे उस टाइम आई थी, और तत्कालीन उद्योग मंत्री उस टाइम PJ कुरियन थे। PJ कुरियन तत्कालीन उद्योग मंत्री थे। इस नीति में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण अर्थात LPG पर आधारित थी। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण अर्थात LPG पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था की उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना है। इस नीति में लाइसेंसिंग प्रक्रिया का उदारीकरण और न्यूनीकरण किया गया है। इसी प्रक्रिया में इसके पहले भी लाइसेंसिंग प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया था। 1980 वाले जो औद्योगिक नीति 1980 में आई थी, उस टाइम लाइसेंसिंग प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया था। इसमें लाइसेंस और परमिट कोटा राज को समाप्त कर दिया गया था। इसमें लाइसेंस और परमिट कोटा राज को समाप्त कर दिया गया था। इसका जो स्वरूप था, ये पूंजीवादी स्वरूप था। और जो औद्योगिक नीति 1956 आई थी, इसका स्वरूप था समाजवादी स्वरूप था इसका। आपूर्ति प्रणाली, मुद्रा आपूर्ति प्रणाली अब देखेंगे। तो M1 के अंतर्गत क्या शामिल किया गया है? तो इसमें नोट शामिल की गए हैं, सिक्के शामिल किया गया है, वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंकों के पास जमाएं और RBI के पास जमाएं। वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों के पास जो जमाएं हैं और RBI के पास जमा है, ये M1 मुद्रा में शामिल किया गया है इन सभी को। और M1 मुद्रा सर्वाधिक तरल मुद्रा है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है। M1 मुद्रा सर्वाधिक तरल मुद्रा है। M2 मुद्रा में क्या आता है? M1 आता है, M1 प्लस डाक जमाएँ आती हैं, M1 प्लस डाक जमाएँ। M3 मुद्रा में क्या है? M1 है और वाणिज्यिक व सहकारी बैंकों के पास सावधि जमाएँ हैं। वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंकों के पास सावधि जमा है, ये M3 मुद्रा में आता है। M4 मुद्रा क्या होती है? M4 मुद्रा में M3 शामिल है, M3 और डाकघर जमाएँ M3 और डाकघर जमाएँ ये शामिल है। और M4 मुद्रा ये न्यूनतम तरल मुद्रा है। सबसे कम तरल मुद्रा M4 है और सर्वाधिक तरल मुद्रा M1 है। भारत में मुद्रा आपूर्ति की माप M3 द्वारा की जाती है। भारत में जो मुद्रा आपूर्ति की माप की जाती है वो M3 के द्वारा की जाती है। M3 के द्वारा भारत में मुद्रा आपूर्ति की माप की जाती है। M3 के अंतर्गत जो आता है, इसमें नोट आते हैं, सिक्के आते हैं, RBI के पास जमाएँ हैं और वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंकों के पास जमाएँ और सावधि जमाएँ हैं। मतलब वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों के पास जमाएँ और वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंकों के पास सावधि जमाएँ, इन सभी को शामिल करके M3 मुद्रा बनती हैं। तो M3 मुद्रा भारत में अब मुद्रा आपूर्ति की प्रणाली M3 है, M3 के द्वारा किया जाता है। M1 मुद्रा को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है और M3 मुद्रा को स्थूल मुद्रा कहा जाता है। M1 मुद्रा संकीर्ण मुद्रा होती है और M3 मुद्रा स्थूल मुद्रा होती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।